तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और दिन के अख्ताम पर 309 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। डेविन कॉनवे ने सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान की तरफ से आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैं समझता हूँ कि मैच इस वक्त इवन स्टीवंस है और किसी भी टीम को कोई एडवांटेज खातिर खा हासिल नहीं है। हावेवर, चूंकि पाकिस्तान को चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है और पाँचवें दिन की विकेट पर चौथी इनिंग 3 स्पिनर के सामने आसान नहीं होगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्लाइटली डिसएडवांटेज है आज के दिन के अख्ताम पर। थोड़ी-सी पिच की हम बात कर लेते हैं। दिन के शुरुआत से जो है वो हम ये सुन रहे थे कि एक लाइवली पिच होगी जो कि हमारे फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी और पिच के ऊपर एक टिंच ऑफ ग्रीन भी मौजूद था। लेकिन पिच ने हमारे फास्ट बॉलर्स को कुछ खातिर-ख्वाह मदद नहीं की। उसकी वजह यही है कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, तो मैंने डिस्कस किया था कि चूँकि हमारे क्यूरेटर्स को पिछले 12-13 साल से इंटरनेशनल विकेट बनाने का कोई ख़ास तजुर्बा हासिल नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी एक लर्निंग फ़ेज़ में हैं। ये विकेट बनाने के लिए इस्लामाबाद से स्पेशल क्यूरेटर को बुलवाया गया, जो कि क्लब क्रिकेट की विकेट बनाते हैं। तो जब एक क्लब क्यूरेटर इंटरनेशनल विकेट बनाएगा, तो ज़ाहिर है चांसेस ऑफ सक्सेस इतने हाई नहीं होंगे। वो यही हुआ, इस इंटेंशन से विकेट बनाई गई कि फास्ट बॉलर्स को लैटरल मूवमेंट मिले, स्विंग मिले, सीम मिले और ऊपर-तले विकेटें लें हमारे बॉलर्स। लेकिन वो विकेट कुछ ऐसी बन गई कि जो घास थी उसने विकेट को नीचे से बाइंड किया। तो जब बाइंड किया विकेट को तो बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया और जब बॉल बल्ले पे आया तो रन बने। इसीलिए जब हमारे बॉलर्स ने गेंद को आगे फेंका स्विंग की तलाश में, तो गेंद हाफ वॉलीज़ हुई और चौके लगे, बल्कि न्यूज़ीलैंड के बैट्समैन ने ऑन द अप भी ड्राइव्स खेले। फिर जब हमारे बॉलर्स ने कॉम्पेंसेट करने के लिए पैडों को टारगेट किया एलबीडब्ल्यू लेने के लिए, तो लेग साइड पे शॉट्स लगे, लेग साइड पे चौके लगे। फिर हमारे बॉलर्स थके तो शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग भी हुई। हमारे कप्तान फिर प्लान बी पर आए और स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन दे फाउंड आउट कि स्पिन जो है वो बहुत स्लो हो रही है। तो न्यूजीलैंड ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया, ऑफ द विकेट भी गेंद की स्पिन को रीड किया और तकरीबन पहले 2 सेशंस के अंदर वो 4 पर ओवर जा रहे थे। हाउएवर, लास्ट सेशन के अंदर हमारे स्पिनर्स ने विकेटें ली और 1 पॉइंट के ऊपर 45 रन पे न्यूजीलैंड के 5 विकेटें गिरी। इन द एंड जो उनकी 7वीं विकेट की पार्टनरशिप है वो अभी भी अनबीटन है 30 रन पे, सोधी और ब्रंडल की सूरत में। लेकिन हमने 5 विकेटें ऊपर तले कैसे निकाल ली? उसकी वजह ये है कि ये जो विकेट है, ये पूरे दिन गर्मी में सूरज के नीचे बेक होती रही। तो जब ये विकेट बेक हुई, तो ये ड्राई हुई और जब ड्राई हुई तो स्पिनर्स को उसने हेल्प करना शुरू किया। आप देखें कि आगा सलमान ने लेफ्ट हैंडर को आउट किया बिल्कुल क्लासिकल डिलीवरी पे कि जो पिच हुई, टर्न हुई और डिफेंसिव शॉट खेलते हुए बैट्समैन आउट हुआ, गॉट बिहाइंड। और उसके बाद जब उसने दूसरी विकेट ली राइट हैंडर की, तो क्लासिकल ऑफ ब्रेक डिलीवरी पे कि ऑफ ब्रेक कराई, गैप क्रिएट हुआ बैट एंड बैट का और बोल्ड हो गया। तो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि विकेट सूख रही है और जैसे-जैसे सूख रही है वैसे-वैसे स्पिन इस पिच पे क्रिएट हो रहा है। तो न्यूज़ीलैंड के पास जो है वो 3 स्पिनर्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ज़्यादा लीड कंसीड कर दे। हम टीम सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, न्यूज़ीलैंड ने 3 स्पिनर खिलाए। क्या हमें भी 3 स्पिनर खिलाने चाहिए थे? मैं समझता हूँ टीम सिलेक्शन हमारे प्लान के मुताबिक बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि विकेटें आगा सलमान ने ली हैं, तो अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते, तो हो सकता है आगा सलमान को इतनी बॉलिंग नहीं मिलती और अगर बॉलिंग नहीं मिलती, ज़ाहिर है वो विकेट नहीं ले पाता। नोमान अगर खेलता, तो नोमान चूँकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इट इज़ नॉट गारंटीड कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतनी सक्सेस मिलती। सक्सेस जो मिली है, वो एक ऑर्थोडॉक्स राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को मिली है। तो मेरे ख़्याल से टीम सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी। एक छोटी-सी चीज़ जो हम कह सकते हैं कि मीर हमज़ा की जगह पे मोहम्मद वसीम को ही खिलाना चाहिए था, बिकॉज़ वसीम के अंदर पेस है और वसीम रिवर्स भी कर सकता है गेंद को, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। खैर एक्सपीरियंस इंटरनेशनल तो मीर हमज़ा को भी नहीं है, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा कि हमारी टीम के अंदर एक वैरायटी आ जाएगी बॉलिंग अटैक में कि एक लेफ्ट आर्म पेसर भी हो जाएगा और फिर मीर हमज़ा का इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अच्छा रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ टीम सिलेक्शन का इतना कोई इशू नहीं है। हमारी टीम सिलेक्शन अच्छी है, इट्स जस्ट दैट बॉलर्स शुड लर्न हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनको हेल्प नहीं मिल रही है, तो देन दे शुड लर्न फ्रॉम द कंडीशंस इमीडिएटली और अपनी लेंथ पीछे कर लें। जो पाकिस्तान ने अपना प्लान बी अपनाया स्पिनर्स को लेके आके, मैं समझता हूँ वो नहीं लेके आना चाहिए था स्पिनर्स को उस टाइम। उस टाइम फास्ट बॉलर्स को ही बॉलिंग करानी चाहिए थी और बजाय ऐसे कि वो फुल जाते, उनको शॉर्ट पिच बॉलिंग की तरफ आ जाना चाहिए था, अपनी लेंथ को पीछे खींच लेना चाहिए था। वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करते, रिप केज को टारगेट करते, अपनी ओवर की दोनों बाउंसर्स को यूटिलाइज़ करते और फिर फुल डिलीवरी को एज़ अ सटल वेरिएशन यूज़ करते, तो शायद फिर विकेटें मिलती। हाउएवर,
अभी भी पोजीशन पाकिस्तान की बुरी नहीं है। व्हाट दे शुड डू टुमारो इज़ के ट्राई एंड मॉप अप द टेल और फिर थर्ड डे के एंड तक पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है ताकि चौथे दिन न्यूज़ीलैंड को इंसर्ट करके और फिर इस मैच को अपने लिए एडवांटेजेस बनाएँ। ऑन द अदर हैंड अगर न्यूज़ीलैंड ने कल पार्टनरशिप लगाई और 400 या उससे ऊपर चले गए, तो फिर पाकिस्तान विल प्ले कैच अप और अगर पाकिस्तान ने लीड कंसीड की, तो 5वें दिन की विकेट के ऊपर 3 स्पिनर्स के सामने पाकिस्तान के लिए टारगेट चेज़ करना मुश्किल होगा। ख़ास तौर पे जो ब्रेसवेल इनका बॉलर है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान को उसको बहुत सँभल के खेलना होगा। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की जीत के लिए जो परफेक्ट रेसिपी यही है कि कम बैक टुमारो, मॉप द टेल अप, try and get a good lead and then see what happens. बहुत बहुत शुक्रिया।